हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना एकेडमी। सो आज के लेक्चर के अंदर हम क्लास 9th आईसीएसई केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहला टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो ये टॉपिक स्टडी करने से पहले हम ये समझते हैं कि बेसिकली केमिस्ट्री चीज क्या है। सो केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of matter। हम बेसिकली केमिस्ट्री के अंदर मैटर को स्टडी करते हैं। हम ये देखते हैं कि वो किस चीज से बना है, मतलब बेसिकली उसका नेचर क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसके बिहेवियर में क्या चेंज आएगा डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के अंदर। जैसे मान लीजिए किसी भी मैटर को अगर मैं हाई टेम्परेचर पे रख दूं या अगर मैं उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर दूं, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर उस मैटर के अंदर मतलब उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, उसकी नेचर में क्या चेंज आएगा, हम केमिस्ट्री के अंदर यही सब स्टडी करते हैं। तो जब हम बात करते हैं ना किसी मैटर की, तो सबसे पहली चीज जो हमारे ख्यालात में आती है वो है हमारा मॉलिक्यूल। तो पहले तो मॉलिक्यूल को समझो कि मॉलिक्यूल चीज क्या होती है। हमारे किसी भी मैटर का ना जो सबसे छोटा पार्ट, जो सबसे बेसिक यूनिट जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है, वो होता है आपका मॉलिक्यूल। अब आपके मन में आएगा कि सर सबसे छोटी चीज तो हमारी एटम होती है। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बट मैंने यहां पे क्या कहा, वो बेसिक यूनिट ऑफ मैटर जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है। एटम कभी भी अकेला भी एग्जिस्ट कर सकता है, कॉम्बिनेशन के साथ भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो कभी भी मैं ये नहीं कहूंगा कि एटम हमेशा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा। मॉलिक्यूल ये होता है जो हमेशा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है किसी भी तरीके से। चलिए, सो किसी भी मैटर का सबसे छोटा यूनिट जो बेसिक यूनिट होता है, जिसके जिसके कॉम्बिनेशन से मैटर क्रिएट होता है, वो बेसिकली क्या होता है, आपका मॉलिक्यूल होता है। अब हम आगे स्टडी करते हैं प्योर सब्सटेंसेस के बारे में। तो जब हम कभी भी प्योर सब्सटेंस के बारे में कहते हैं तो हम ये कहते हैं कि इट इज द वन विच इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग सेम काइंड ऑफ एटम्स। अब देखिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब बहुत सिंपल है। देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास एक कंटेनर है। जैसे देखिए मेरे पास यहाँ पे कंटेनर है। मैं इस कंटेनर के अंदर ना, ये सील्ड पैक है, ये सील्ड है बिल्कुल। यहां से इसको मैं कार्बन डाइऑक्साइड से फिल कर देता हूं। ठीक है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो गैस है, इसमें क्या होंगे, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स होंगे। अब इनके अलावा अगर कोई और मॉलिक्यूल बीच में आ गया तो फिर वो मेरा प्योर सब्सटेंस नहीं कहलाएगा। ठीक है। सो हमेशा एक बात याद रखना। देखिए, अगर तो सिंगल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स या सिंगल टाइप ऑफ एटम से अगर पूरा मैटर क्रिएट किया गया हुआ है, तो उस कंडीशन में हम उनको प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं। लेकिन अगर आपके मन में आ रहा है कि सर अगर मान लीजिए मेरे पास दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हो और उनका कॉम्बिनेशन करवा दूं, तो वो क्या चीज कहलाएगी, हम उनको मिक्सचर कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए पानी के अंदर अगर मैं 1 चम्मच नमक डाल दूं, तो नमक तो हो गया NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड। और जहां तक पानी की बात है, दैट इज H2O। तो ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में जब मिक्स होते हैं तो उसको मिक्सचर कहा जाता है। फर्दर जो मिक्सचर है वो दो टाइप के होते हैं, वो हम धीरे धीरे स्टडी करेंगे, पर हम पहले प्योर सब्सटेंसेस के बारे में बात कर ले। तो अगर एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से बनकर कोई भी मैटर क्रिएट किया हुआ है हमने, तो उसको हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस। सो बाय डेफिनेशन और बाय एग्जांपल हमने ये समझ लिया कि प्योर सब्सटेंस होता क्या है। बट आपको पता है कि जो प्योर सब्सटेंस है वो आगे आपके दो टाइप के होते हैं। मैं यहां पे पहले लिख दूं प्योर सब्सटेंस। जो पहला टाइप है ना प्योर सब्सटेंस का, उसको बोला जाता है एलिमेंट। और जो दूसरा टाइप है उसको कहा जाता है आपका कंपाउंड। अब मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, अगर मैं बात करता हूं एलिमेंट की, एलिमेंट के अंदर हमेशा एक तरह के एटम्स ही पाए जाएंगे, मतलब एक ही तरह के एटम से बने हुए मॉलिक्यूल्स, उससे बना हुआ जो सब्सटेंस है वो हमारा एक एलिमेंट कहलाता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मेरे पास है ऑक्सीजन, मेरे पास है हाइड्रोजन। अब इन एग्जांपल्स में आप देख सकते हो कि जैसे कि ऑक्सीजन की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें एक ही एटम का इस्तेमाल किया गया है, जो कि क्या है, ऑक्सीजन। सिमिलरली दूसरे एग्जांपल में आप देख सकते हो कि उसमें सिर्फ एक ही एटम का इस्तेमाल किया गया है, जिसको क्या नाम है, हाइड्रोजन। लेकिन अगर मैं कंपाउंड की बात करता हूं तो क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा अगर आपके एटम्स फिक्स्ड प्रोपोर्शन में आपस में जुड़े हों,
तो उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से बने हुए प्योर सब्सटेंस को हम कंपाउंड कहते हैं। जैसे कि मैं बताता हूं आपको, जैसे सोडियम है एंड क्लोराइड है, अगर इन दोनों को मिला दे तो सोडियम क्लोराइड आपका बनता है। अब ये जो सोडियम क्लोराइड है इसमें दो एटम्स का इस्तेमाल किया गया है। वैसे अगर आप बात करें पानी की भी तो H2O, अब इस कंडीशन के अंदर क्या है कि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया गया है, बट इसमें है तो दो एटम ना, एक हाइड्रोजन का और एक आपका ऑक्सीजन का। हाँ, दोनों के दोनों प्योर सब्सटेंसेस हैं। मतलब ये कि अगर मैं NaCl की बात करूंगा तो उसका हर एक मॉलिक्यूल NaCl होगा, इसके अंदर कोई और मॉलिक्यूल इंक्लूड नहीं होगा। बट ये खुद दो डिफरेंट एटम से बना हुआ है तो इसलिए इसको कंपाउंड कहा गया। लेकिन जब मैं एलिमेंट्स के बारे में बात करता हूं तो ये भी सारा एक ही टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से बना हुआ है, बट हर एक मॉलिक्यूल एक ही टाइप ऑफ एटम्स को कंबाइन करके बना हुआ है। तो इसलिए ये हो गया आपका एलिमेंट और ये हो गया आपका कंपाउंड। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा कि एलिमेंट और कंपाउंड क्या होता है, और जल्दी से काम करते हैं, इनकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो जब हम बात करते हैं एलिमेंट की तो हम कहते हैं एन एलिमेंट इज अ सिंपल एंड प्योर फॉर्म ऑफ अ मैटर विच कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू फर्दर सब्सटेंस। अब देखिए ना, ऑक्सीजन से ही बना हुआ है, अगर आप तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन ही निकलेगा, उसको फर्दर थोड़ा तोड़ पाएंगे। सो ये क्या है आपका एलिमेंट। लेकिन जब हम कंपाउंड के बारे में बात करते हैं तब हम कहते हैं कि व्हेन एन एटम और मॉलिक्यूल और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स so combine chemically in a fixed ratio then they form the molecule of a compound। तब वो क्या बनता है, एक मॉलिक्यूल बनता है, किसका, कंपाउंड का। क्लियर हो गया। आई होप आपको एलिमेंट और कंपाउंड जो है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब जल्दी से हम समझते हैं एटम के बारे में। अब एक एटम क्या है। एटम हमारा सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का, जो अकेला या किसी और के साथ हमेशा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यह जरूरी नहीं है कि कोई भी पर्टिकुलर एटम आपका इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा। जैसे कि ऑक्सीजन अकेला एटम एग्जिस्ट नहीं करता, बट उसका जो मॉलिक्यूल है दैट इज O2 वो आपका एग्जिस्ट करता है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, किसी भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर हमें इन्हीं एटम्स की इस्तेमाल करनी पड़ती है। क्लियर है। आगे, अब मान लीजिए कि मैंने कोई एलिमेंट बनाया। अब मैंने क्या बोला, एलिमेंट के अंदर क्या होगा, मॉलिक्यूल जो कि एक टाइप ऑफ एटम से बना होगा। लेकिन वो एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल कितने एक जैसे एटम से बना हुआ है उसको कहा गया एटॉमिसिटी। मैं आपको बताता हूं, देखिए अगर मैं बात करता हूं इसके टाइप्स की तो इसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके जो है मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। तो पहले टाइप से शुरू करता हूं। पहला आपका आता है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब देखिए, मोनो मतलब होता है सिंगल, एटॉमिक मतलब सिंगल एटम का बना हुआ मॉलिक्यूल। देखिए सिंपल सी बात है कि अगर ना मैं बात करता हूं नोबल गैस की, बात करता हूं मेटल की, बात करता हूं कार्बन की, तो ये वो पर्टिकुलर एटम्स हैं जो अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं ना यहां पर जैसे कि नोबल गैस की, नोबल गैस में क्या होता है, आपके पास हीलियम आ जाता है, आपके पास क्रिप्टन आ जाता है। तो ये जितने भी नोबल गैसेस की बात करें ना, मैं आगे आपको आज अच्छी तरह समझाऊंगा कि नोबल गैस की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो इस तरह से होती है कि उसका जो लास्ट शेल होता है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है, जिसकी वजह से उसको फर्दर कोई रिएक्शन की उसको जरूरत नहीं होती है अपने आप को स्टेबिलिटी में लाने के लिए। इसकी वजह से ये अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं। उस तरह मेटल में अगर आपका सोडियम ले लेता हूं मैं, पोटेशियम ले लेता हूं, है ना, तो ये सब क्या है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। उस तरह कार्बन, तो कहने का मतलब हुआ कि वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जिनमें एक ही पर्टिकुलर एटम का इस्तेमाल किया गया है तो वो हमारा मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाता है। तो ये अपने आप में ही एक मॉलिक्यूल होगा क्योंकि है तो सिर्फ इसमें एक ही एटम ही। क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं डाई एटॉमिक, डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल। अरे सबसे बढ़िया एग्जांपल देखो, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन अभी तो बताया। अब देखो ये जो पर्टिकुलर सब्सटेंस है, जो ये जो पर्टिकुलर मैटर है, इसमें जिन मॉलिक्यूल का इस्तेमाल हुआ है वो तो हमारा O2 है, बट हमने देखा दो ऑक्सीजन मिलकर बन रहे हैं तो दो मतलब डाई, तो तभी हम कहते हैं डाई एटॉमिक। तीसरा ट्राई एटॉमिक, हमने ओजोन लेयर के बारे में सुना है ना, तो जो ओजोन लेयर होता है ना उसका जो फॉर्मूला होता है वो O3 होता है आपका। अब देखिए यहां पे तीन ऑक्सीजन मिलकर एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल आपका बना रहे हैं, तो ये हो गया ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं इसके नेक्स्ट की, तो आपको पता है कि टेट्रा एटॉमिक भी होता है, टेट्रा एटॉमिक।
मॉलिक्यूल। ये जो टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल है ये बेसिकली 4 को रिप्रेजेंट करता है। मतलब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल फास्फोरस है, P4। क्लियर? तो 4 फास्फोरस मिलकर एक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट हुआ पड़ा है, राइट। और आखिरी ऑक्टा एटॉमिक, ऑक्टा एटॉमिक, आपको पता है कि जो सल्फर है ना उसका जो मॉलिक्यूल है वो S8 होता है। मतलब 8 एटम्स आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल क्रिएट कर रहे हैं, तो ऑक्टा एटॉमिक। सो कहने का मतलब क्या है कि एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए जितने नंबर ऑफ एक जैसे एटम की जरूरत पड़ रही है हम उसको एटॉमिसिटी का नाम देते हैं। तो अगर मोनोटॉमिक की बात करूं तो इसकी एटॉमिसिटी 1 है, डाई की बात करूं 2 है, ट्राई की करूं तो 3 है, टेट्रा की करूं तो 4 है, एंड ऑक्टा की करूं तो 8 है। तो ये है मेरे एटॉमिसिटी का मतलब। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ना कुछ बेसिक बताना चाहता हूं सिंबल्स के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो अब हम बात करते हैं बेटा सिंबल्स के बारे में। तो क्या है कि देखिए 1600 एडी के अंदर एल्केमिस्ट जब भी एक्सपेरिमेंट करते थे तो उनको डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस की जरूरत होती थी। अब उन सब्सटेंसेस को डिस्टिंग्विश करने के लिए उनके ऊपर एक पिक्टोग्राफिक सिंबल बना दिया जाता था। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर मैं ट्रायंगल बना दूं ना तो इसका मतलब होता था अर्थ। और अगर मान लीजिए मैं उस पर एक क्रिसेंट बना देता, क्रिसेंट का सिंबल ये होता है तो उसका मतलब होता था सिल्वर। ठीक है। बट प्रॉब्लम यह है कि हर एक के लिए ऐसे डिफरेंट सिंबल बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। फिर आए हमारे पास डेल्टन। डेल्टन ने क्या किया, हर एक डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए, नोट हर एक सभी के लिए नहीं बट यस, हम ज्यादातर जो पर्टिकुलर एटम का हम इस्तेमाल करते थे उनके लिए उन्होंने एक टेबल बनाया और उन्होंने एक नया तरीका निकाला सिंबलाइजेशन करने के लिए। जैसे कि अगर मैं एक सर्कल बनाऊंगा तो उसका मतलब होगा ऑक्सीजन, सर्कल में एक डॉट लगेगा तो मतलब होगा हाइड्रोजन, अगर सर्कल को मैं पूरी तरह डार्क कर दूंगा तो इसका मतलब कार्बन। अब फिर वही बात कि इतने सारे जो पिक्चर्स हैं हम कैसे याद रख पाएंगे, तो उस चीज को रिजोल्व किया जॉन्स जैकब ने। तो जॉन्स जैकब ने यह कहा कि एक काम करते हैं कि हमारे पास जो भी पर्टिकुलर एटम है उसका जो फर्स्ट नेम होगा ना वही हम उसका एज ए सिंबल यूज कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं आज नाम देता हूं कार्बन का तो कार्बन के लिए हम सी का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? अगर मैं बात करता हूं हाइड्रोजन का तो हाइड्रोजन केस में हम कैपिटल एच का इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर मैं बात करता हूं ऑक्सीजन की तो उसके लिए हम ओ का इस्तेमाल कर लेंगे, जो पहला लेटर होगा ना वही उसका क्या होगा, सिंबल होगा। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है, मैं आपको एक टेबल दिखाता हूं। आप अच्छी तरह जानते हो कि जैसे गोल्ड को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो हम उसको ए यू से रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसको जी से रिप्रेजेंट नहीं करते। और उसका रीजन ये है कि ये जितने भी आपके यहां पे एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं ना इन एलिमेंट्स को लैटिन भाषा में जो बोला जाता है उनके हिसाब से उनका सिंबल बनाया गया। जैसे कि आपके पास है यूरम। अब यूरम की अगर मैं बात करता हूं तो उस केस में ए यू से ये शुरुआत होता है, इसलिए हम ए यू से इसको रिप्रेजेंट करते थे। दूसरा अर्गेंटम। अब अर्गेंटम की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली तो उसका मतलब सिल्वर होता है, लेकिन सिंबल के लिए हम ए जी का इस्तेमाल करते थे। तो कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स हैं हमारे पास जिनके फर्स्ट लेटर से उनका सिंबलाइजेशन उनको नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि उनको आज के डेट में भी हम उनके लैटिन नेम से उसके जो लेटर्स हैं उनसे हम उनको सिंबलाइज करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। तो अगर आपके मन में यह आ रहा है कि गोल्ड को हम जब रिप्रेजेंट करते जी से नहीं करते बट एयू से करते, वो एयू कहां से आया, तो बेसिकली ये सब लैटिन नेम्स हैं और वहीं से इनके जो सिंबल्स हैं वो बनाए गए हैं। ठीक है। अब जैसे पोटेशियम के लिए हम के का इस्तेमाल करते, होना चाहिए पी से, ठीक है, बट कैलियम जो कि उसका एक लैटिन नेम है वहां से के का इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आपको ये जो सिंबल्स हैं ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने पहले चैप्टर का जो पहला टॉपिक है उसको हमने डिस्कस किया है। आई होप आपको ये जो टॉपिक है ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं और कैसे कुछ एलिमेंट्स के जो सिंबल्स हैं वो उनके फर्स्ट लेटर से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, क्यों नहीं किया जाता बेसिकली। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।